हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी विथ एसके। आज मैं अपनी 70th मेंस GS1 के सेक्शन 2 और 3 को डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डीआई में ज़्यादा समय लगने के कारण मेरे जो शॉर्ट क्वेश्चन थे या तो छूट गए, 2 क्वेश्चन छोड़ा हूं और 3 जो है वो कंटेंट के स्तर पर कंप्रोमाइज़ किया है मेरा, मतलब जो है राइटिंग है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मैंने गलती की या फिर कैसे लिखा है मैंने पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन था कि दिल्ली विधानसभा से रिलेटेड था, जिसको मैंने स्किप किया था। सेकंड क्वेश्चन था रूस और यूक्रेन के 3 वर्ष हो गए, इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए विश्व राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करना था। तो रूस यूक्रेन के 3 वर्ष हो गए, जिसका कारण और प्रभाव मैंने जिक्र किया था। टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट टर्म में लिखा था इन शॉर्ट आंसरों को। कारण जो थे वो मैंने जिक्र करा था कि यूक्रेन द्वारा नाटो में शामिल था, अप्रत्यक्ष रूप से नाटो द्वारा प्रत्यक्ष सहायता, बड़े शक्तिशाली देशों की सहायता, प्रभाव क्या क्या हुए, व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, वैश्विक वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता का जन्म हुआ, भूखमरी, गरीबी, जलवायु परिवर्तन में वृद्धि, पर्यावरणीय संकट में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला में अव्यवस्था। कुंभ मेले से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसका मैं बहुत ही नॉर्मल, मतलब बिलो एवरेज ही बोल सकते हैं, लिखा हूँ। महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया गया था। महत्व क्या है? भारत की विविधता में एकता के प्रतीक है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से इसकी महत्ता का पता महत्ता बढ़ा है। ये लोगों में सद्भाव की भावना को जागृत करता है। कीर्तन गायन का आदि समरसता को बढ़ाता है। हाँ, बिहार में जाति आधारित जाति जनगणना की आवश्यकता और महत्व पर विस्तृत प्रकाश डालना था। तो मैंने छोटा सा इंट्रो दिया था कि जाति गणना जो बिहार में होता। फिर आवश्यकता क्या है इसकी? लोगों में जातिगत आंकड़ों की प्राप्ति हेतु, लोगों के विकास हेतु, समानता की स्थापना हेतु, जरूरतमंद लोगों के विकास हेतु। महत्व क्या है? लोगों में प्रस्तावना में वर्णित न्याय स्थापना हेतु, लोगों में सामाजिक उत्थान हेतु, लोगों की न्याय सुनिश्चित करने हेतु। फोर्थ क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, डोनाल्ड ट्रंप वाला। और मैं लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी जो मेरा शॉर्ट क्वेश्चन 5 में मैंने 3 अटैम्प्ट किया है। आउट ऑफ 5 मैंने 3 अटैम्प्ट किया है और 2 स्किप किया है। जो 3 अटैम्प्ट किया है वो बहुत बिलो मार्किंग है। 3 मिला के अगर 4 से 5 मार्क्स भी मिलते हैं मुझे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मैं लॉन्ग आंसर को अच्छे से लिखा हूँ, उसको डिस्कस करता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया था वो था भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने संवैधानिक प्रावधान क्या है, और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारण बताना था। वर्तमान समय में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। भारतीय संविधान के में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान आर्टिकल 356 में दिया गया है। इसको तब लगाया जाता है जब राज्यों में शासन व्यवस्था संविधान को बिल्कुल ना चल रहा हो। एक ऐसे करके मैंने इसका इंट्रो दिया था। फिर उसके बाद भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो शक्तियों का विभाजन किया गया है। राष्ट्रपति शासन के नियंत्रण में तो विभिन्न वाद आए थे, जैसे राजेश्वर बिहार में वाद था, राजेश्वर बनाम बिहार राज्य। न्यायिक सीमाएँ हैं, आर्टिकल 13 में है। जैसे SR बोमई वाद भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका की शक्ति है। संघीय ढांचे का प्रावधान है। संविधान की सर्वोच्चता है, आर्टिकल 245 में के अंतर्गत कार्यों का निष्पादन किया गया है। इस तरह से जो नियंत्रण करने के लिए जो प्रावधान है वो इस सब कारकों के रूप में देख सकते हैं। हाल ही में संवैधानिक तंत्र की विफलता का मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जिसके कारण है राज्यों में 2 वर्ष से अधिक चल रहे थे राजनीतिक विफलता है। राज्य प्रशासन द्वारा राज्य में कुकी और मेइती समुदायों के बीच चल रहे संघर्षों को कम करने में असक्षम थी। राज्य में संवैधानिक तंत्र की बहालता के लिए अनुच्छेद 365 के अनुरूप कार्य नहीं कर रही थी। राज्य की शक्ति केंद्र में स्थानांतरित करने ताकि अधिक से अधिक सैन्य बलों की तैनातित किया जा सके और चल रहे गतिरोध को शांत किया जा सके। कुछ विदेशी प्रभुत्व को कम करने में ऐसे माना जा रहा था कि इस गतिरोध में विदेशी शक्तियों का भी हाथ है, क्योंकि आतंकवादियों विद्रोहियों के पास अत्याधुनिक हथियार पाए गए थे। वर्तमान में प्रभावशीलता क्या है? अधिक से अधिक सैन्य बलों की तैनाती किया गया। राज्यों में AFSPA नियम लागू किया गया। विद्रोह पर प्रत्यक्ष कार्रवाई की गई। विद्रोहियों की कार्रवाई को रोक लगाने हेतु संवैधानिक तंत्र की बहाली हेतु
कुकी और मैतेई समुदायों के बीच आपसी समन्वय स्थापित हुआ, आपसी समन्वय स्थापित किया गया। बुनियादी ढांचों का विकास जिससे गतिरोध को कम किया गया। तब मणिपुर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के राजनीतिक गतिरोध में काफ़ी कमी आई है। साथ ही केंद्र सरकार को राज्यों में राष्ट्रपति शासन सार्वभौमवाद के अनुसार लगाए गए जाने की ज़रूरत है ताकि राज्यों में भी स्वायत्तता बनी रहे। ऐसे करके मैंने इसका कंक्लूड करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया था वो था एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है, संघीय ढांचे के इसके निहितार्थ पर चर्चा करना था और एक साथ क्या इसके फायदे और नुकसान है इस पर लिखना था। तो इसकी शुरुआत मैंने कुछ ऐसा किया था। 129वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से एक राष्ट्र एक चुनाव को केंद्रीय मंडल में पेश किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को चुनाव को एक साथ कराना है। फिर मैंने ऐसे एक राष्ट्र एक चुनाव को क्या होता है उसे डायग्राम थ्रू दे दिया। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और स्थानीय स्वराज शासन चुनाव 100 दिन के भीतर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको लोकसभा में पेश किया गया। समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या है, लोकसभा तो विधानसभा का चुनाव एक साथ हो। संविधान में अनुच्छेद जो है संशोधन की बात की गई, क्या क्या है ये सब अनुच्छेद में संशोधन की बात की गई। संविधान में नया अनुच्छेद 82A जोड़ने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 82 के बारे में लिख दिया था मैंने क्या क्या है। इसके अंदर राष्ट्रपति द्वारा नियत निधि को निर्धारित करना 82A(2) में है। लोकसभा के कार्यकाल समाप्ति से सभी विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे 3 ये सब का जिक्र करा था। संघीय ढांचे पर इसका प्रभाव क्या होगा, केंद्र का राज्य पे हावी, राज्यों पर जबरदस्ती थोपना, केंद्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे धूमिल हो जाएंगे, राजनीतिक ध्रुवीकरण हो जाएगा, क्षेत्रीय दल की स्वायत्तता की समाप्ति हो जाएगी, राज्य की स्वायत्तता पर असर पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के जो है लाभ क्या है, वित्तीय बोझ में कमी है, क्योंकि मतदाताओं की संख्या में वृद्धि, क्योंकि मतदाता भी बार बार मत डालने से कतराते हैं। विकासात्मक कार्यों में वृद्धि होगी, क्योंकि बार बार चुनाव से आचार संहिता लागू हो जाने से इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है विकासात्मक कार्यों पर। राजनीतिक पार्टियों की बार बार चुनाव ध्यान हटाकर विकासात्मक कार्यों पर ध्यान देगी। एक डाटा के अनुसार 5 वर्षों में ऐसे करके मैंने दिया था। राजनीतिक स्थिरता आएगी, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों में बढ़ावा मिलेगा। एक राष्ट्रीय चुनाव के नुकसान कुछ आलोचकों द्वारा, संघीय ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव, क्षेत्रीय दल की स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियों और राज्यों के बीच आपसी समन्वय सबसे बड़ी चिंता है। क्षेत्रीय दलों की कमी से विकासात्मक कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव, क्योंकि ये पार्टियां राजनीति में इसी आधार पर आती हैं, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे उठा के क्षेत्रीय पार्टी आती है। जब ये लागू होंगे तो ये सब दूर हो जाएंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों का नुकसान पार्टियों के संबंध में, तो मतलब कह सकते हैं कि आपसी समन्वय और राजनीतिक वार्ता के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के समाधान चुनौतियों का समाधान करके ही सुलभ किया जा सकता है, जो राष्ट्र हित में रहेगा। मतलब जो भी चुनौती है इसको समाधान करके सुलभ करने से इसके जो बहुत सारा फ़ायदा है उसको उठाया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन में DI था। मैंने DI जो सबसे लेंदी था उसको ही चूज कर लिया था फर्स्ट DI में, जो ये DI था। ये इतना बड़ा डायग्राम वाला मैंने चूज किया था और इसमें मेरे लगभग 1 घंटे लग गए थे, जिसके कारण मेरा GS1 के जो करंट के शॉर्ट्स थे वो कंप्रोमाइज़ हुआ है। और पेज की कमी के कारण मैंने एक 7F यहाँ बनाया था जो एडिशनल दिया था। इसका आंसर तो सही है, आई होप इसमें पूरा नंबर मिल जाए 6/6, आशा करता हूँ। बाकी तो आंसर मिल गए थे इसके। और ये जो GS1 ये जो भी है इसके आंसर सभी सही है। ये B का भी आंसर सही है। मेरे जो भी मैथ में बनाया हूँ DI वो सभी सही है, सिवाय एक जो मैं थोड़ा सा पेज के कमी के कारण शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। कुल मिला के मैंने जो DI अटेम्प्ट किया वो 48 मार्क्स आउट ऑफ 72, जो कि सही है। अब देखते हैं क्या मार्क्स मिल रहा है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड इससे रिलेटेड जो भी वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू सो मच।